नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया गया है और यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री में जो है वो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं और फ्री में आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए, आज आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू होनी थी, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री की ये जो क्लास है वो शुरू होनी थी, विश्व के इतिहास की क्लास शुरू होनी थी। लेकिन देखिए, कल चर्चा की गई, कल यहाँ पर बच्चों से भी कुछ चर्चा की गई, कुछ डिस्कशन किया गया। वहाँ पर यह निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि जो आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है, जो आपकी अभी जो भारतीय राज व्यवस्था की क्लास चल रही है, उसके कुछ पोर्शन को, मतलब उसके 4-5 क्लासेस को और कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, आज की क्लास में आपकी कहा गया था वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी, लेकिन आज की जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक है, यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास है वो किन्हीं कारणों बस यहां पर रोकी जा रही है और आपकी पॉलिटी की जो क्लास है उसकी शुरुआत करी जा रही है। फिर से 41 क्लास हो चुका है और आज आपकी ये 42वीं क्लास है। जो बच्चे अभी तक पॉलिटी की क्लास को नहीं किए हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी की जो 41 क्लास हुई है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप जाकर देख लें। यहां पर लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सवाल आता है, मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, क्लास को शुरू करता हूँ। सवाल आता है ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है वो कब से होगी। देखिए, आपको 2-3 दिनों में बता दिया जाएगा ये क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की कब से शुरुआत इसकी की जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हैं। ठीक है, अब मैं आपके इस क्लास को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक जानकारी दे दूं। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप 9711411048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, मैं क्लास शुरू करता हूं। मेंटरशिप वाली जो क्लास थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए, कई बच्चे कल लेट नाइट यहाँ पर जो लाइव डाउट सेशन टेलीग्राम पर किया जाता है वो यहाँ पर लाइव डाउट सेशन किया गया। ठीक है, टेलीग्राम पर। अब यहाँ पर लाइव डाउट सेशन जब टेलीग्राम पर किया गया तो वहां पर निकल कर सामने आया कि सर ये जो लाइव डाउट सेशन किया जाता है उसको प्लीज फ्री रखें। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेड जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो वहाँ पर इन्वॉल्व, मतलब फी वहाँ पे नहीं की, वो उनके पास कुछ रीज़न था। तो उन्होंने कहा कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लाइव वाला जो किया जाता है, फ्री वाला, उससे चालू किया जाए। तो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में कुछ जो पेड वाला है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो आपको जल्द ही यहाँ पर बता दिए जाएंगे। और जिन बच्चों ने फी पे कर रखी है उनके लिए उस मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बदलाव किए गए वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, आज से शाम से आपकी मेंटरशिप की जो पहली क्लास है वो होनी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर जो नए बच्चे जुड़े हैं, टेलीग्राम पर नए आपको ग्रुप में जोड़ा गया है, वहाँ पर आपको आज मेंटरशिप की पहली क्लास आपको देखने को मिलेगी। पहला सेशन लाइव वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अब शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस को, है ना। वहां पर देखा था कि आप जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे, पीवाईक्यूज पॉलिटी के, उनको हमने देखा था। लेकिन आज इन क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, एक बार बताना और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दो। आपको लिए पूरी ये जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और आपको ये जो लाइव डाउट सेशन है, ये ऐसा यहाँ पे बैकग्राउंड से ये आवाज़ आ रही है लोगों की, जो बच्चे जोड़ रहे हैं, कि ये लाइव डाउट सेशन ना बंद किया जाए, तो हो सकता है इस पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर राइट जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को दी जाएंगी जो जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अब ये शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इतने थे। पहला था कि भैया भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण इसका उल्लंघन करता है, मतलब किसका उल्लंघन करता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर? तो भैया कह रहा है धन का केंद्रीकरण
धन एक जगह केंद्रित होना, ये किसका उल्लंघन है? समता का अधिकार। कहीं कहा गया था क्या कि भैया आप धन केंद्रीकरण नहीं कर सकते? जब हम आर्टिकल फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, कहीं कहा गया था? नहीं भैया। तो ये बिल्कुल गलत है। समता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है धन का केंद्रीकरण। ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या स्वतंत्रता, अगर धन का केंद्रीकरण आप कर रहे हो तो क्या स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन का इससे तो मामला जुड़ा ही नहीं हुआ है। अब देखिए, कल्याण की अवधारणा, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी ही देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था ना भैया कि धन का जो केंद्रीकरण अगर किया जा रहा है तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होगा। साफ साफ डीपीएसपी में कहा गया है ना भैया कि राज्य के धन का जो केंद्रीकरण है वो नहीं किया जाना चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया है? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस आर्टिकल में कहा गया है। तो इस हिसाब से यहां पर किसका उल्लंघन है? डीपीएसपी का उल्लंघन है ना? तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए किसका सही था। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप सभी का आंसर सही था? जिनका सही था वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनका गलत था उन्होंने क्या पहले का आंसर सोच रखा था वो भी बताएं। सही गलत कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है, एक बार जरूर बताएं। चलिए अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संवैधानिक स्थिति क्या थी? अब देखिए, वास्तविक स्थिति पूछा था, कंडीशन पूछा था क्या थी। ठीक है, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, ठीक है, जब हमारा देश उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तो उस समय संविधान में क्या क्या शब्द दिए गए थे? प्रियम्बल आपने पढ़ा था, उद्देशिका मैंने पढ़ाया था शुरुआत में। तो क्या उद्देशिका में क्या था? भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य था कि नहीं था? तो भैया भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था ही, इसके साथ क्या था? इसमें क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये था कि नहीं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये उद्देशिका में शुरुआत में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? ये था कि नहीं? बिल्कुल। सी ऑप्शन कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा ये बताइए, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़ा गया? ये 1950 में जुड़ा था क्या, या फिर बाद में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया है ना। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष ये तो नहीं था ना। तो ये ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो जाता है, गलत हो जाता है ना। ये ऑप्शन क्या है भैया? ये ऑप्शन गलत है। स्थिति क्या थी? ये नहीं थी। और ये कहा गया है डी में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए ना। तो ये भी गलत है ना। उस समय ये था ही नहीं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो था ही नहीं, है ना। और ये जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है, डी है ये भी गलत है। तो क्या बचता है भैया? ए और बी बचता है। तो उस समय क्या था? भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। साफ साफ हमारे प्रियम्बल में जो है साफ साफ दिया गया था ना भैया। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, ए जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था ही था, इसके साथ साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सही अर्थ ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, जो प्रियम्बल में आपका सीधा सीधा दिया। अब ये 2021 में पूछा है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब किसका सही, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं किसका ये आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कह रहा है कौन सा ऐसा भाग है। ठीक है, भाग 1 हमने देखा, भाग 2 हमने देखा, भाग 3 हमने देखा, भाग 4 भाग तक हमने पढ़ा है ना। भाग 1 2 3, अच्छा 3 भाग कौन सा है? फंडामेंटल राइट भाग 3 ही तो है ना। और भाग 4 कौन सा है? डीपीएसपी है ना, यानी नीति निर्देशक तत्व है। तो कह रहा है भैया जो भारत का संविधान है वो उसका कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कल्याणकारी वाला कौन सा ऑप्शन था? हमने क्या मूल अधिकार करता है क्या कल्याणकारी?
भैया सीधा सीधा इसका तो आंसर निकलना ऑप्शन ए, डीपीएसपी हमने पढ़ा ना, कल्याणकारी राज्य, बार बार मैंने पढ़ाया आपको, है ना। तो डीपीएसपी ऑप्शन ए सीधा इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा, सीधा सीधा यूपीएससी ने 2020 में इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा था। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 2021 का था। ये निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? राज्य शब्द की सबसे बेस्ट जो डिफिनीशन है वो इसमें पूछा था। 4 डिफिनीशन, 4 जो परिभाषा थी राज्य शब्द की वो यहां पर दी गई थी और पूछा था इन चारों में से राज्य शब्द को सबसे अच्छा परिभाषित कौन करता है, सबसे अच्छी डिफिनीशन कौन सी है? तो पहला था भैया व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अच्छा, साफ साफ देखने पर ये आंसर साफ साफ यहां पर पता चलता है कि भैया ये तो साफ कह रहा है ना ऑप्शन ए कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, मतलब बिना बाहरी दबाव के, है ना, कि भैया कोई बाहरी दबाव नहीं है, हमारा यहाँ पर हमारा अपना खुद का क्या है, हम इसको नियंत्रित करते हैं अपने देश को, और एक निश्चित भूभाग में, जैसे इंडिया की जो एरिया है वहां पर क्या है, एक निश्चित भूभाग में हम रहते हैं ना, यहाँ पर एक संगठित सरकार भी है ना, यहाँ पर संगठित सरकार है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट डिफिनीशन यहाँ पर करता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। और अगर हम ऑप्शन पर विचार करें तो यहां पर कहीं ना कहीं बेस्ट आप नहीं पाओगे, एक सर्वोत्तम जो डिफिनीशन है, सर्वोत्तम जो परिभाषा है वो ए ऑप्शन ही दिखती है। और बी क्या है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो आप अगर आपने ठंडे दिमाग से ये पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा ऑप्शन ए बेस्ट एग्जाम जो डिफिनीशन है वो हमारे सामने रख रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किसका आंसर ये सही था? ये 5वें क्वेश्चन का आंसर किसका सही था? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए 5वें क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका, मतलब जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। इसके बारे में 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों में से पूछ रहा है कौन सा सही है। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, कह रहा संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तो अब ये याद करिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने संविधान में यहां पर एक मामला पढ़ा था, केशवानंद भारती मामला, याद है आपको? केशवानंद भारती मामला, यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। कौन सा भैया? केरल राज्य, केशवानंद भारती, है ना, बनाम यहां पर क्या था, वर्सेस क्या था, वर्सेस केरल राज्य का ये मामला था, ठीक है। 1973 का था, है ना। तो 1973 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय था वो यहां पर साफ साफ ये कहा था कि जो उद्देशिका है, बात को समझिएगा, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, संविधान की क्या है भैया, प्रस्तावना या उद्देशिका, इसी को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है वो क्या है, वो अब संविधान का हिस्सा मानी जाएगी। मतलब बात को समझिएगा, तो यहां पर संविधान का क्या है, ये भाग तो है, ठीक है, क्या कहा, संविधान का हिस्सा मानी जाएगी, ठीक है। अब संविधान का हिस्सा क्या है, उद्देशिका जो है हमारे संविधान का हिस्सा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है, पहले पेज पे लिखा है, ये तो संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंदर जो मेन मैटर है वो संविधान का हिस्सा है, ये नहीं है, ये नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या कहा भैया, यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो साफ साफ कहा कि भैया ये जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो क्या है, वो संविधान का भाग है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये संविधान का भाग तो है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा, नहीं है या नहीं होगा। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ साफ कहा था। इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या रखता है भैया, यहां पर ऑप्शन जो डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बात को समझिएगा, उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, मतलब बात को समझिएगा, संविधान से हटकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बात को समझिएगा, अगर संविधान से जोड़कर क्या है, यहां पर क्या है भैया, संविधान से हटकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। यहां पर ये साफ साफ कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, तो इस हिसाब से ये क्या है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या है, डी यहां पर सही है। किसका आंसर सही था एक बार प्लीज बताएं। वहीं पर बी में कहा था संविधान का भाग नहीं है, तो ये तो गलत ही था। सी में कहा था संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन डी है जो सही ढंग से परफेक्ट मैच करता है। तो ये डी क्या है, ये सही है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर किसका सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा भारत के संविधान के भाग 4 कौन सा है, डीपीएसपी है ना। कह रहा डीपीएसपी के अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। मतलब कह रहा है डीपीएसपी के बारे में यहां पर कौन सा सही है ना। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में कह रहा है कौन सा सही है। कह रहा है डीपीएसपी जो है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, यानी न्यायालय द्वारा जो डीपीएसपी है वो क्या है भैया, वो उसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो पढ़ा था क्या हमने, क्या कि न्यायालय जो है डीपीएसपी को परिवर्तित कर सकती है, पढ़ा था क्या, एक बार प्लीज बताएं, पढ़ा था क्या कि जो न्यायालय है वो डीपीएसपी को परिवर्तित कर सकती है, पढ़ा था क्या। नहीं भैया, न्यायालय डीपीएसपी को क्या है, परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। डीपीएसपी के बारे में ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। परिवर्तनीय नहीं होंगे, क्या है, न्यायालय उसे परिवर्तन नहीं कर सकती। और यहां पर क्या किया गया भैया, परिवर्तनीय होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो यहां पर क्या है, ये तो ऑप्शन सही है, यानी न्यायालय जो है वो इसको क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन यहां पर चेंजेस नहीं कर सकती। तो ये क्या है, सही है, ये ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन ए कह रहा था न्यायालय परिवर्तन कर सकती है, तो ये क्या है, गलत है। जबकि इसका सही क्या है, भाग 4 को न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। मतलब कह रहा है भाग 4 में जो चीजें दी गई हैं वो जब राज्य, हमारा जो सरकार है, हमारी राज्य जो है वो जब कानून बनाएगा तो यहाँ पर ये प्रभाव रखेगा अपना। भाग 4 जो है, जो भाग 4 में जो बातें कही गई हैं वो कानून बनाते वक्त वो अपना प्रभाव रखेगा। मतलब आप बार बार कहा गया है ना कि अब राज्य कानून बनाएगा, सरकार कानून बनाएगी, जो डीपीएसपी में जो आपके सिद्धांत दिए गए हैं उसको ध्यान में रखेगी, है ना। जैसे जो कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, नीतियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कहा गया है ना, तो बिल्कुल ये क्या है, ये सही है। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, उसको इफेक्टिव करेंगे, इफेक्ट डालेंगे उस पर। तो यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर जो स्टेटमेंट 3 है वो भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा था कौन सा डीपीएसपी के बारे में सही है, तो 2 और 3 सही है, तो इस हिसाब से आंसर कौन हो जाएगा, आंसर इसका कौन हो जाएगा भैया, केवल 2 और 3, ऑप्शन डी इसका सही होगा। किसका सही था इसका एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं किसका आंसर ये सही था। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है। अच्छा, जनजातीय वाला मामला किस अनुसूची में पढ़ाया गया था, अनुसूची 5 और 6 में पढ़ाया गया था ना भैया। और यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कहा गया था ना, तो यहाँ पर अनुसूची 3 में क्या दिया गया है बताएं। अनुसूची 3 में जनजाति वाला मामला है नहीं, 9वें में है नहीं, 12वें में तो है नहीं, तो कौन सा 5वें में ही तो डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सीधा था, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 7th का सी किसका सही था एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए 8th पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। बात को समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। विधि के शासन का लक्षण पूछा है, ठीक है, याद करिएगा।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना भैया, 14 से 18 वाला जो मामला था हमने पढ़ा था ना, तो पूछ रहा है कि जो विधि के शासन का मामला पूछ रहा है कि इसके लक्षण क्या है। ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए थे। कह रहा है विधि के शासन में शक्तियों का परिसीमन। देखिए, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा तो शक्तियों का परिसीमन, शक्तियों पर क्या है, थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाता है। विधि के शासन में क्या शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं लगाया गया? सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है क्या, किसी हिसाब से। तो विधि के शासन में क्या शक्तियों का परिसीमन है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं विधि के शासन में शक्तियों का परिसीमन है, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के शासन में विधि के समक्ष समानता, ये तो साफ साफ चिक चिक के हर जगह कहा गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। विधि के शासन में क्या होगा भैया, यानी कि रूल ऑफ लॉ अगर कहीं है तो यहां पर क्या है, विधि के समक्ष समानता। ये साफ साफ यहां पर तो ये देखा जा रहा है जोड़कर, तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है। कह रहा सरकार, तीसरा कह रहा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। अब लोगों का उत्तरदायित्व, लोगों की जिम्मेदारी क्या है सरकार के प्रति, ये कहाँ कहीं लिखा गया है क्या? विधि के शासन में हमने जब पढ़ा शुरुआत में, तो ये कहीं दिया गया है क्या कि लोगों का उत्तरदायित्व होगा सरकार के लिए, सरकार के लिए लोग। अब देखिए, हमने डीपीएसपी में पढ़ा, ठीक है, कि क्या कि भैया हम भी क्या है, हम लोग जो नागरिक हैं वो नागरिक क्या करेंगे, नागरिक हमारे जो सरकार है उनका भी क्या करेंगे, उनका आप ये कह सकते हैं उनके साथ देंगे, उनका जो ये कह सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें बनाए रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं दिया गया है क्या विधि के शासन में कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, क्या ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। चौथा कह रहा है कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो विधि के शासन में स्वतंत्रता तो आती है, नागरिक अधिकार भी आते हैं, तो इस हिसाब से क्या भैया ऑप्शन 4 क्या है, सही हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ये जब पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाता है तो कौन सा सही है, यहां पर ऑप्शन सी क्या है, पहला, दूसरा और चौथा यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, तो 8th का क्या होगा भैया, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, किसका सही था एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। 9th कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, भारत की संसद यानी कि भारत, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी टॉपिक आगे हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ पढ़ेंगे तो इसमें आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये क्या है भैया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो इस और क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। वैधता का परीक्षण मतलब कह रहा है अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 शेड्यूल में कह रहा है 9 शेड्यूल में अगर कोई कानून डाल दिया गया तो उस पर कोर्ट उसको क्या कर सकती है, उसको कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करेगी, रिव्यू नहीं करेगा कोर्ट उसका। तो ये क्या है, यहां पर ये बिल्कुल क्या है, गलत है। कोर्ट इसकी क्या है, समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है, उस कानून की समीक्षा कर सकता है कि ये कानून सही है या गलत, वैध है या नहीं, उसकी समीक्षा कानून क्या कर, सुप्रीम कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यायालय नहीं कर सकता समीक्षा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या है, 1 सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा सही पूछा था ना, इनमें से कौन सा सही है, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी कौन सा होगा भैया, एक बार बताएं 9th का। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। चलिए अब 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कहा जा रहा है ना, मतलब अब ये तो सीधा सीधा था, इसमें क्या डिस्कशन करना। 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी में क्या था, डीपीएसपी में कुछ चीजें जोड़ी गई थी, है ना, आपको पढ़ाया गया है डीपीएसपी में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में कुछ चीजें जोड़ी गई थी, कौन था भैया, ये बी ऑप्शन, उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। याद करिए, सीधा सीधा पढ़ाया गया था, सीधा सीधा। तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहां पर क्या है, इसका सही हो जाता है। ठीक है,
ये तो सीधा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्लास में भी पढ़ाया गया था, यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन दिए गए, इन पर विचार करना था। किसके संदर्भ में? कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान के संदर्भ में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कह रहा है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी जो है, कह रहा है पहला कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करता है। मतलब विधायिका जो हमारी पार्लियामेंट है उसको क्या करता है, उनके कामों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ऐसा है क्या भैया? जो डीपीएसपी है पढ़ाया गया आपको, राज्य के निर्देशक तत्व जो है वो क्या विधायिका के कामों पर रोक लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्या, निर्बंधन करते हैं? तो क्या, तो ये तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो ये क्या है? ऑप्शन ये गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है भैया? ऐसा तो है ही नहीं कहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कार्यपालिका के कार्यों पर। ये कहीं दिया है क्या डीपीएसपी में? कहीं यहाँ मेंशन किया गया है? नहीं, ये भी गलत था भैया। तो ये क्या है? कह रहा है ये दोनों, कह रहा है क्या भैया, इन दोनों में से स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं? सही है तो कौन? पहला सही था? नहीं। दूसरा सही था? नहीं। तो दोनों क्या थे? गलत थे। दोनों ही सही नहीं है। क्या है? दोनों ही सही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो क्या है? सही है। पूछ रहा था कौन सा सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब कई लोग यहां पर क्या यहां पर एक दो दोनों कर देंगे, ऑप्शन सी कर देंगे कई लोग, क्या कंफ्यूज होकर। यहां आप ध्यान दिया करिए, ये सही पूछा है। इनमें से कौन सा सही है? इन दोनों में से पूछ रहा था। डीपीएसपी के बारे में जो दो स्टेटमेंट दिया था, पूछ रहा था इन दोनों में से कौन सा सही है। तो दोनों में से कोई सही था क्या? दोनों ही गलत थे ना। तो यहां पर क्या है? सही कह रहा है, तो यहां पर ना तो एक सही था ना तो दो सही था। ठीक है, अगर ऑप्शन एक और दो आप लगा देते तो यहां पर क्या हो जाता? आप कह रहे होते कि दोनों ही सही हैं। एक और दो अगर आप लगा देते तो आप यहां पर हो जाता कि दोनों ही सही हैं, आप कह रहे होते, जबकि क्या है? दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन डी होगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। मामला क्लियर? अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन होता है, लोग करके आ जाते हैं आंसर यहां पर गलत, तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया करें। ठीक है, चलिए अब ये इस तरह से आपका ये डिस्कशन हो गया। ये पूरे क्लास का जो लास्ट आपका किया गया था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बार बताएं, लाइक का बटन जरूर दबा दें। और आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है वो आपकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होकर वो आपको मिल जाएगी। और आप चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।